प्रकृति में न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति है जो मुझे आकर्षित करती है। इस प्रकृति में न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति है जो मुझे आकर्षित करती है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, ये पत्तियाँ मुझे निमंत्रण देते हैं। ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की, प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत की। वो लिखते हैं कि आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ऐसे थे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। नमस्कार साथियों, यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और नंद दुलारे वाजपेयी ने उन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जो छायावाद के प्रमुख आलोचक थे, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा है। छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हम देख लेते हैं जन्म इनका 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है यह? उत्तर प्रदेश में, अल्मोड़ा जिले के कुशानी नामक ग्राम में। अब इनका निधन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ माना जाता है। अब जन्म के साथ निधन की बात बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन हमारी जो ये क्लास है, यहाँ का जो हमारा इस क्लास का जो उद्देश्य है वह यह है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें वस्तुनिष्ठ तरीके से या जो है मतलब सैद्धांतिक तौर पर हमें पढ़ना होगा कि नंबर किस तरीके से आ सकते हैं। अगर उस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जन्म और निधन दोनों एक साथ ही देखने होंगे, क्योंकि इनके निधन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जन्म और निधन के बारे में अगर पूछा जाता है तो हमें ध्यान रहना चाहिए। इसलिए जन्म और निधन को एक साथ ही पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इनके क्रम को जो कवि है, हम काव्य का आनंद लेना चाहते हैं या कवि को सिर्फ आनंद के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी कविताओं के बारे में या उसकी कविताओं को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें इसी क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, उनकी मुख्य मुख्य बातें कौन सी है, उनके कौन से काव्य संग्रह थे, उनके कौन से उपन्यास थे, उनकी कौन सी आलोचनाएं थी, उनके कौन से निबंध थे। तो यही तरीका हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और याद करना भी आसान होगा। क्योंकि अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो वहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं रहती, तो वहाँ हम किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें अंक प्राप्त करने हैं और याद रखना है, क्योंकि याद रखना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग कह देते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि रटने की बजाय हमें समझने पर ध्यान देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको रटना ही पड़ेगा। समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट है, हिंदी में तो आपको रटना ही पड़ेगा। और रटने से तात्पर्य मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी के नाम को समझ सकते हो,
या आप रचनाओं के सन को समझ सकते हो, या कौन सी रचना कब लिखी गई थी इसको समझ जाओगे तो आसानी से याद हो जाएगा। या तो ये मेरे तो समझ से बाहर है। हाँ, समझना जरूरी है, लेकिन जरूरी ये है कि रटना, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षा है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि यह रचना कब की है, इन रचनाओं का क्रम कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हमें रटना है जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौशानी ग्राम में, निधन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था गंगादत्त, माता का नाम था सरस्वती, और इनका मूल नाम या पूरा नाम हम मान सकते हैं वो था गोसाई दत्त, और जो उपनाम मान सकते हैं हम वह था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। इसके अलावा इनके उपनाम हम कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे एक प्रकृति के सुकुमार कवि, दूसरे छायावाद के विष्णु, इन्हें छायावाद के विष्णु भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो छायावाद है उसके जो प्रमुख है, और छायावाद की लघुत्रयी में भी आते हैं ये, तो वृहत्त्रयी में छायावाद के जो है उसमें 4 प्रमुख कवि थे, आप लोग जानते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सुमित्रानंदन पंत है, और महादेवी वर्मा है। तो इसमें से जो मुख्य कवि हैं, जयशंकर प्रसाद को इन्होंने ब्रह्मा कहा गया है, और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु, और निराला को महेश नाम से संबोधित किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तरह से छायावाद जो था उसको एक लघुत्रयी वृहत्त्रयी मानी गई है और एक लघुत्रयी मानी गई है। तो सुमित्रानंद पंत जो है वो वृहत्त्रयी में आते हैं। जो 3 प्रमुख बड़े कवि थे उनके अंदर 1 नंबर पर आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 2 नंबर पर आ जाते हैं अपने पास निराला जी, और 3 पर अपने पास आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। इसी तरह से इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक लघुत्रयी भी मानी जाती है, लघुत्रयी। इसके अंदर 1 नंबर पर आती है महादेवी वर्मा, 2 नंबर पर आते हैं रामकुमार वर्मा, और 3 नंबर पर आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो ये जो लघुत्रयी है ये तो वर्मा की है, इसमें केवल वर्मा आते हैं। कौन कौन से? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये है लघुत्रयी, और ये है वृहत्त्रयी जिसके अंदर सुमित्रानंदन पंत आते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूं कि सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने, सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, और सुमित्रानंदन पंत जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने, इनके बारे में हम सबसे पहले इनके काव्य संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो काव्य संग्रह में इनकी जो प्रथम कविता है वह गिरजे का घंटा मानी जाती है, जो 1916 में लिखी गई थी। 16, केवल 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, तब ये 16 वर्ष के थे, तब इन्होंने प्रथम कविता लिखी थी गिरजे का घंटा। तो इसके अंदर अपने मान लेते हैं काव्य संग्रह। तो इनके जो काव्य संग्रह हैं उनको काफ़ी भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे द्वितीयुगीन काव्य संग्रह है, दूसरा इनके आते हैं छायावादी काव्य संग्रह, तीसरा इनके आते हैं प्रगतिवादी काव्य संग्रह, और चौथे इनका आता है अंतश्चेतनावादी या स्वर्ण काव्य, और उसके बाद नव मानवतावादी काव्य। तो इस तरह से इतने भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत जो थे वो समय के अनुसार उनकी जो कविताओं का जो प्रभाव था या कविताओं का रूप था या भाव थे वो बदलते रहे थे। जिस प्रकार समय बदलता गया उसी प्रकार उसके अनुसार उनकी कविताओं का भाव भी बदलता
रहा था। वो जिस जिस प्रकार से जिस जिसके प्रभाव में रहे उसके अनुसार उनकी कविताएं रही हैं। तो सबसे पहले उनकी गिरजे का घंटा आती है काव्य संग्रह के अंदर, जो द्विवेदी युगिन है। द्विवेदी युगिन, यह तो आप सब जानते ही होंगे। द्विवेदी युगिन 1916 ईस्वी, गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। तो यह तो आप जानते होंगे कि छायावाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का जो काल माना जाता है वह माना जाता है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का काल है वो छायावाद का काल माना जाता है, क्योंकि छायावाद की जो प्रमुख रचनाएं थी वो लगभग 1918 ईस्वी में ही लिखी गई थी। और जो जिस तरह से जो सुमित्रानंदन पंत है उन्होंने भी अपनी जो प्रारंभिक कविताएं हैं वो 1916 में, ये तो प्रारंभिक कविता, उसके बाद 1918 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रारंभिक छायावादी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। अब इसके बाद आएंगे हम छायावादी काव्य संग्रह। सुमित्रानंदन पंत के छायावादी काव्य संग्रह, तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है 1 नंबर पर 1922 ईस्वी में उच्छ्वास, और 1928 ईस्वी में ग्रंथि। उसके बाद 1928 में ही वीणा, और पल्लव, 1928 में ही पल्लव। अब इनमें एक थोड़ी सी समस्या रहती है। समस्या क्या है कि जैसे जो उच्छ्वास है उसमें कोई समस्या नहीं है। उच्छ्वास 1922 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम छायावादी काव्य संग्रह भी माना जाता है। अब प्रथम छायावादी काव्य संग्रह अगर प्रकाशन की दृष्टि से देखते हैं तो उच्छ्वास माना जाता है, लेकिन रचनाओं की दृष्टि से भी रचनाएं कब लिखी गई थी तो उसमें वीणा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वीणा की जो कविताएं थी वो लगभग 1918 से लेकर 1919 के मध्य लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1918 से लेकर 1919 के मध्य लिखी गई थी, लेकिन इनका प्रकाशन जो है वह 1928 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रकाशन जो है वह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी वजह से, ठीक है, तो वीणा को, उनकी प्रथम वीणा की जो कविताएं हैं उनकी प्रारंभिक छायावाद की प्रथम जो रचनाओं के रूप में कविताओं को जाना जाता है। अब प्रकाशन की दृष्टि से तो उच्छ्वास है, लेकिन रचनाओं की दृष्टि से या प्रथम रचनाएं मानी जाए तो उनकी वीणा की जो रचनाएं हैं वो मानी जाएगी। इसी कारण सुमित्रानंदन पंत ने वीणा की, उनका जो वीणा काव्य संग्रह था, उनकी रचनाओं को दूध मुहा प्रयास क्या कहा था? दूध मुहा प्रयास व बाल कल्पना, क्योंकि यह केवल 18 वर्ष की आयु में लिखे गए थे। जब वे 18 वर्ष के थे तब लिखे गए थे, इसलिए उन्होंने दूध मुहा प्रयास। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किन रचनाओं को दूध मुहा प्रयास कहा है? तो उसमें आ जाता है वीणा की रचनाओं को या बाल कल्पना कहा है। उन्होंने वीणा की जो दूध मुहा प्रयास और बाल कल्पना कहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्लव। जो पल्लव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद एक और लिख देता हूं मैं, 1932 ईस्वी में गुंजन। ये थी छायावादी, जो 5
काव्य संग्रह है, ये उनके छायावादी काव्य संग्रह थे। अब आते हैं पल्लव। पल्लव जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण, पल्लव जो है वह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात घोषणा पत्र कहा गया था। छायावाद से, पल्लव से पूर्व छायावाद के बाहरी आवरण पर ही वर्णन किया गया था, इसमें उसके आंतरिक आवरण का भी चित्रण किया गया है। और छायावाद के जो आलोचक थे, पल्लव में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। छायावाद के जो आलोचक थे, पल्लव में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पल्लव की भूमिका 1926 ईस्वी में लिखी गई थी। पल्लव की जो भूमिका है वह 1926 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका नाम था प्रवेश, जिसका नाम था प्रवेश नाम से 1926 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें छायावाद के आलोचकों को करारा जवाब दिया या विरोधियों को कड़ा जवाब दिया गया था। अब इसी की भूमिका के अंदर, पल्लव की भूमिका में वह जो सुमित्रानंदन पंत है वह लिखते हैं कि हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, वह पिय को प्रिय कहने लगी है। हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, वह पिय को प्रिय कहने लगी है। ये लिखा था उन्होंने उसकी भूमिका में। जो पल्लव की जो भूमिका थी वह लगभग कितने पृष्ठों की थी? प्रवेश जिसे कहा गया है 40 पृष्ठों की थी। उसमें छायावाद की भाषा, छंद, अलंकार आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। छायावाद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है और किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, उस पर विस्तार से इस पर की गई थी, चर्चा की गई थी। और जो इसकी भूमिका थी उसमें छंदों के महत्व पर भी विचार व्यक्त किया गया था, छंदों के महत्व पर भी विचार व्यक्त किया गया था। और साथ में उन्होंने भाषा का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार बड़ी को चुवाने से पहले, जिस प्रकार उसकी छायावाद की भाषा के बारे में लिखते हुए कि जिस प्रकार बड़ी को चुवाने से पहले उड़द की पिट्ठी को मथ कर हल्का और कोमल कर लिया जाता है, उड़द की पिट्ठी को मथ कर हल्का और कोमल कर लिया जाता है, उसी प्रकार भावों को कविता में ढालने से पूर्व, भावों को कविता में ढालने से पूर्व भाषा को हृदय के ताप में गलाकर सरस और प्रांजल कर लिया जाना चाहिए। सरस और प्रांजल, सरस सरल और प्रांजल कर लेना चाहिए। मतलब जो इसकी भूमिका है भाषा के बारे में भी, भाषा जो है वो सुकुमार या कोमल, सरस और प्रांजल होनी चाहिए, ये थे इनके। तो जो और इसके अलावा इन्होंने छंदों के महत्व को भी महत्व पर भी बल दिया। तो इसी वजह से इन्हीं दिनों आपको ध्यान हो कि इसी तरह से जैसे पल्लव है 1926 में पल्लव, इसी तरह से 1926 में ही निराला ने परिमल की भूमिका लिखी थी। 1926 में निराला ने परिमल की भूमिका लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था, जो निराला थे वो छंदों के महत्व को नहीं मानते थे, उन्होंने छंद मुक्त कविताएं प्रारंभ की थी। और सुमित्रानंदन पंत जो थे वो छंद के महत्व को मानते थे। इसलिए इन दोनों में वैचारिक स्तर पर थोड़ा सा अनबन रहता था, जिसमें उन्होंने पंत और पल्लव की रचनाएं नाम से एक रचना लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने पंत की जो कविताएं थी उनकी आलोचना भी की है। तो उन्होंने किसने, निराला ने किसकी, परिमल की भूमिका में छंदों के बारे में लिखा था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छुटकारा पाना। तो इसी तरह वो छंदन के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते थे और ये अलग अलग छंदों की बात करते थे सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें वैचारिक स्तर पर कहीं इनके मतभेद रहता था। अब इनकी जो गुंजन है वह अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। गुंजन जो है वह उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। इसके अलावा गुंजन जो है उसको क्या कहा जाता है, छायावाद व प्रगतिवाद
का संधि स्थल। छायावाद व प्रगतिवाद का संधि स्थल भी कहा जाता है किसको? गुंजन को। इसके बाद की जो रचनाएं थी वो प्रगतिवादी कही जाती हैं। तो ये थी छायावादी, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये उनकी छायावादी रचनाएं थी। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात घोषणा पत्र कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसकी जो भूमिका थी वह 40 प्रश्नों की थी, जिसे प्रवेश नाम दिया गया था, जिसमें छायावाद की भाषा, अलंकार और छंदों पर विस्तार से चर्चा की गई है। गुंजन जो है उसे संधि स्थल कहा गया है। किसका संधि स्थल कहा गया है? छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाओं के बारे में। प्रगतिवादी काव्य संग्रह। प्रगतिवादी काव्य संग्रह। तो प्रगतिवादी काव्य संग्रह में इनकी आ जाती है युगांत, युगवाणी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। युगांत 1936, युगवाणी 1938, ग्राम्य 1940। 1, 2 और 3 ये थी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। ये 3 जो काव्य संग्रह है इनके प्रगतिवादी काव्य संग्रह माने जाते हैं। इसके बाद आएंगे अपने अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह। अंतश्चेतनावादी या स्वर्ण काव्य, जिसमें 1943 ईस्वी में स्वर्ण किरण, 1946 ईस्वी में स्वर्णधुली, 1949 ईस्वी में युगपत। ये थे इनके अंतश्चेतनावादी काव्य या स्वर्ण काव्य। कौन कौन से थे? स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली और युगपत। 1943 ईस्वी में स्वर्ण किरण, 1946 ईस्वी में स्वर्णधुली और 1949 ईस्वी में युगपत। इसके बाद आते हैं इनके नव मानवतावादी काव्य संग्रह। नव मानवतावादी काव्य संग्रह। अब आता है नव मानवतावादी काव्य संग्रह। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा 1949 ईस्वी में उत्तरा, 1958 ईस्वी में चिदंबरा और 1959 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद और 1964 में लोकायतन। ये थे इनके नौ मानवतावादी काव्य संग्रह। उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। ये थे इनके नौ मानवतावादी काव्य संग्रह। जो उत्तरा है वह 1949 ईस्वी में, कला और बूढ़ा चांद 1958 ईस्वी में
और चिदम्बरा 1958 ईस्वी में, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में और लोकायतन 1964 ईस्वी में। तो इनकी जो चिदम्बरा रचना है इसको 1968 ईस्वी में, कब 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह हिंदी का या हिंदी में मिलने वाला प्रथम ज्ञानपीठ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ कृति को। भारतीय भाषाओं में भारत की जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो उन्हीं में से 1968 ईस्वी में हिंदी को जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह चिदम्बरा को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा को, प्रथम हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वैसे यह था चतुर्थ। इससे पहले 3 पुरस्कार अन्य भाषाओं को मिल चुके थे। अन्य 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार अन्य भाषाओं को मिल चुके थे। हिंदी को मिलने वाला यह पहला और वैसे यह चतुर्थ पुरस्कार था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 ईस्वी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 ईस्वी में। किसको प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए? उनके काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1960 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद को 1960 ईस्वी में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है लोकायतन। उसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो नव मानवतावादी जो काव्य संग्रह उनको लगभग सभी को प्रमुख पुरस्कार, हिंदी के जो प्रमुख पुरस्कार माने जाते हैं, बड़े जो पुरस्कार माने जाते हैं साहित्य में, वो या तो ज्ञानपीठ है या फिर साहित्य अकादमी है। तो ये दोनों ही पुरस्कार इनको प्राप्त होते। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसके लिए इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी। इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन को। लोकायतन जो है यह 700 पृष्ठों की या 700 पृष्ठों का क्या है? प्रबंध काव्य है। लोकायतन 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है। लोकायतन जो है वो 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है जिसमें 7 द्वार हैं। कितने हैं? 7 द्वार। द्वार से तात्पर्य 7 अध्याय हैं। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया है? इसमें लिखा गया है महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है? महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया। एक बार फिर बता देता हूँ, लोकायतन जो है जिसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है। 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है जो 2 खंडों में और 7 द्वारों में लिखा गया। 7 द्वार से तात्पर्य 7 अध्याय और 2 खंड हैं इसके। लोकायतन। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के अन्य काव्य संग्रह। इन अन्य काव्य संग्रह को हम मतलब उनके सन के साथ सन का भी ध्यान रखेंगे और उसके साथ साथ हम इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो देखते हैं इनके अन्य काव्य संग्रह। अन्य काव्य संग्रह, इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे वीणा या वाणी और किरण वीणा। वाणी और किरण वीणा। सबसे पहले आता है वाणी, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या है? वाणी। वाणी इसी जैसा एक और किरण वीणा जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किरण वीणा। अब देखिए एक जैसे हो गए ना, वाणी और किरण वीणा। अब फिर आगे भी ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जैसे कि
1969 ईस्वी में पो फटने से पहले, पो फटने से पहले, पो फटने से पहले और पतझर, पो फटने से पहले, देखिए पै वाले आगे, पो फटने से पहले और पतझर। इसके बाद आता है गीतहंस, पहले अपने लिख लेते हैं 5 नंबर पर 1969 ईस्वी में ही गीतहंस, गीत हंस। 1971 ईस्वी में शंख ध्वनि, शंख ध्वनि। 7 नंबर पर 1973 ईस्वी में समाधिता, 1973 ईस्वी में समाधिता। 8 नंबर पर फिर 1973 ईस्वी में गीतहंस, शंख ध्वनि, समाधिता, शशि की तरी। उसके बाद 1975 ईस्वी में सत्यकाम, 1975 ईस्वी में सत्यकाम। और उसके बाद 1977 ईस्वी में गीत ए गीत। फिर 1977 ईस्वी में संक्रांति। ये थी सुमित्रानंदन पंत के अन्य काव्य संग्रह, सुमित्रानंदन पंत के अन्य काव्य संग्रह। इनको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? वाणी किरण वीणा, 2 टुकड़ों में 2 होगी। वाणी किरण वीणा, वाणी किरण वीणा, पो फटने से पहले और पतझर, पै हो गया। वाणी किरण वीणा, पो फटने से पहले पतझर। अब आगे देखिए जो है वाले या सह वाले आएंगे, गीतहंस, शंख ध्वनि, समाधिता, शशि की तरी और सत्यकाम। अब इनको उसके बाद गीत, अगीत और संक्रांति। जो गीत अगीत रचना है ये इनकी रचना जब ये रुग्ण अवस्था में थे या बीमार थे उस समय की है। और संक्रांति जो है इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। इनको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। किस तरह से? कि वाणी और किरण वीणा 1958 और 1967 ईस्वी, वाणी और किरण वीणा 1958 और 1967 ईस्वी। पो फटने से पहले और पतझर, पो फटने से पहले पतझर आ गया, पो फटने से पहले और पतझर 69 और 69। गीतहंस, शंख ध्वनि, समाधिता, शशि की तरी और सत्यकाम। गीतहंस, शंख ध्वनि, समाधिता, शशि की तरी और सत्यकाम, ये सारे सह वाले हो गए। ये 69, फिर 71, फिर 73, फिर 73 और फिर 75। फिर अंत में 2 रचने हैं, गीत अगीत 1977 में और संक्रांति 1977 में। ये है इनके अन्य काव्य संग्रह। इसके बाद हम इनके देखेंगे काव्य नाटक। इसके बाद है इनके काव्य नाटक। काव्य नाटक, काव्य नाटक है इनके 1934 ईस्वी में ज्योत्सना, रजत शिखर और शिल्पी। ये है इनके काव्य नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी। इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हो, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी। 1934, 1951 और 1952 ईस्वी। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी
34, 51 और 52। उसके बाद आता है अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण और छाया। अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण, छाया। अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण, छाया। कहने से तात्पर्य अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण, छाया। इनको भी आप किस तरीके से याद कर सकते हो? 1955 ईस्वी में है, 1955, 1955, फिर 1956 में, 1956 और 1956 ईस्वी में। ये है इनके काव्य नाटक। इनको किस तरीके से याद किया जा सकता है? ज्योत्सना रजत शिखर शिल्पी, ज्योत्सना रजत शिखर शिल्पी 1934, 51 और 52। इसके बाद आता है ज्योत्सना रजत शिखर शिल्पी 1934, 51 और 52। उसके बाद आएगा अतिमा, युगपुरुष, अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण, छाया। अतिमा, युगपुरुष, सौवर्ण और छाया 255 में और 256 में। अब इनके अलावा इनके जो बहुत से काव्य संग्रह वो एक जैसे हैं, तो उन काव्य संग्रह को आप किस प्रकार याद कर सकते हो? एक जैसे काव्य संग्रह तो हम देख लेते हैं कैसे हैं, कौन कौन से हैं उनको। जैसे वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी, ये इनके काव्य संग्रह है जो एक जैसे हैं। वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी, आप देख सकते हो। इसी तरह से फिर युगवाणी, युगपथ, युगपुरुष, युगांत, ये इनकी रचनाएं जो लगभग एक जैसी है। और इस तरीके से हमें याद करना भी आसान रहेगा और इस तरीके से हमें एक नाम भी याद रह जाएंगे कि कौन कौन से, जो उनसे वीणा और किरण वीणा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें याद नहीं रह पाता कि ये है ये वो है, तो उस कंडीशन में वीणा और किरण वीणा, वाणी और युगवाणी। फिर युगवाणी से शुरू करते हैं, युगवाणी, युगपथ, युगपुरुष और युगांत।